हेलो फ्रेंड, तो कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी का जी क्विज में। तो फ्रेंड आज जो है कि बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए एक स्पेशल क्लास लेके आए हुए हैं, जिसमें आपको जीके, विज्ञान और हिंदी का टॉप अति महत्वपूर्ण प्रश्न करवाएंगे, जो कि सिलेक्टेड 100 प्रश्न रहने वाला है। देखिए, ये बिहार डीएलएड 2022 से लेकर 2025 तक में जो रिपीट किया गया है प्रश्न, उसी को पूरा एक वीडियो में हम आपको कंप्लीट करवा देंगे। तो आप सभी के लिए आज का ये क्लास अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें वही प्रश्न लिया गया है जो 2022 में भी, 2023 में भी, 2024 और 2025 में रिपीट किया गया है प्रश्न। और निश्चित है कि 2026 में भी आपके पेपर में ये प्रश्न पूछा जाएगा। और इसी प्रकार से जो भी प्रश्न बनने वाला होगा, सारा प्रश्न हम आपको कंप्लीट करवा देंगे। बट मेरे साथ में जुड़े रहिएगा, तभी कवर कर पाइएगा आप सभी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को प्रेस करके रख लीजिएगा आप सभी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। एक बार वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा, अपना प्यार इस वीडियो को जरूर दीजिएगा आप सभी। देखिए, आप सभी क्लास तो कर लेते हैं पर क्लास को लाइक नहीं करते हैं। आप सभी लाइक जरूर कर दिया कीजिए, आपका एक लाइक मोटिवेट कराता है। और जो भी डीएलएड का तैयारी कर रहा है आपके साथ में, उसके पास शेयर जरूर कर दीजिएगा आप सभी। कोई भी गिला शिकवा नहीं रखना है, सबको पास करना है, ठीक है। तो शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते आज की इस क्लास को हम सभी। आज का फर्स्ट प्रश्न देखिएगा कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था। देखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये प्रश्न आपके पेपर में निश्चित आएगा 2026 में। ध्यान दीजिएगा, आप सभी कई बार रिपीट कर लिया गया है प्रश्न को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रियो डी जेनेरियो, याद रखिएगा, जो ब्राजील में है, यहीं पर पहला पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया गया था। अच्छा, अगर डेट पूछा जाए तो 1992 में इसका आयोजन हुआ था, इसको भी आप याद रखिएगा। बात समझे आप सभी। देखिए, जिन भी प्रश्नों का आंसर याद नहीं हो तो ध्यान से सुनिएगा, हम आपको क्या बता रहे हैं। हड़बड़ाना बिल्कुल नहीं है और ये नहीं सोचना है कि प्रश्न याद नहीं है तो क्या होगा, नहीं बन रहा है तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, ठीक है। बट आपको प्रश्न सिर्फ याद करते चलना है, लास्ट में देखा जाएगा क्या होने वाला है, ठीक है। जितना प्रश्न हो सकता है उतना याद कीजिएगा। और बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर पीडीएफ नहीं दे पा रहे हैं, तो देखिए पीडीएफ कोशिश रहेगा कि ज़रूर हम आपको पीडीएफ देंगे। ध्यान दीजिएगा आप सभी, पीडीएफ आपको ज़रूर देंगे हम। बट आप सभी क्या कीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप जो आपके लिए बनाए हैं उसको ज्वाइन कर लीजिएगा आप सभी। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। प्लस में टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, युवा शक्ति बिहार टेलीग्राम का नाम है। जाइएगा प्ले स्टोर से टेलीग्राम डाउनलोड करके, उसके बाद आप ज्वाइन कर लीजिएगा सर्च करके। अन्यथा अगर टेलीग्राम पहले से हैं तो आपसे सर्च कर लीजिएगा युवा शक्ति बिहार, उसके बाद ज्वाइन कर लीजिएगा। अन्यथा लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दिए, वहां से भी जाके ज्वाइन कर सकते हैं आप सभी, ठीक है। वहां से पीडीएफ प्राप्त कर लीजिएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली नदी है। देखिए, भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली नदी, इनमें नर्मदा हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा आप सभी। देखिए, अगर नर्मदा नदी की बात किया जाए तो इसका उद्गम स्थल जो है ये अमरकंटक की पहाड़ी है, ठीक है। और ये पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है, याद रखिएगा आप सभी, जो एस्चुरी का निर्माण करती है। और यहीं अमरकंटक की पहाड़ी से एक सोन नदी निकलती है जो उत्तर मुहाने में बहती है, ध्यान दीजिएगा। और गंगा इसका मुहाना होगा। और नर्मदा जो है ये दो पर्वतों के बीच से होकर बहने वाली नदी है। बात समझे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र कभी भी राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं बना था। देखिए, अगर राष्ट्र संघ की बात किया जाए तो इसकी स्थापना हुआ था 1920 में, जो वुड्रो विल्सन के द्वारा किया गया था, जो अमेरिका का राष्ट्रपति था। और अमेरिका ही इसमें कभी भी शामिल नहीं हुआ, कभी भी इसका सदस्य नहीं बना था। तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर होगा, अमेरिका। जबकि जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, जापान, ये सभी इसका सदस्य हो चुका था। बात समझे बिल्कुल। और ये राष्ट्र संघ जो बनाया गया था प्रथम विश्व युद्ध के बाद शांति के लिए बनाया गया था राष्ट्र संघ को 1920 में। बात समझे। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा एक व्यावसायिक खेती नहीं है। चलिए बता सकते हैं कि कौन सा एक व्यावसायिक खेती नहीं है। सबसे पहले ये समझिए कि व्यावसायिक खेती होता क्या है। व्यावसायिक खेती लाभ के लिए की जाती है, ध्यान दीजिएगा। जैसे वृक्षारोपण खेती जो होता है ये लाभ के लिए किया जाता है। मिश्रित खेती भी लाभ के लिए किया जाता है, यानी कि एक ही खेत में 2 से 3 प्रकार का अनाज उपजा देना, वो मिश्रित खेती होता है। बात समझे। वाणिज्यिक अनाज ये भी आपका व्यावसायिक खेती है, जबकि कार्बनिक जो है ये व्यावसायिक खेती नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, ये रासायनिक मुक्त पद्धति से संबंधित खेती है, जो टिकाऊ खेती का उदाहरण है, याद रखिएगा आप सभी। तो ऑप्शन में सी राइट आंसर होगा। अगला है, निम्न में से कौन सा एक राजनीतिक अधिकार नहीं है। सबसे पहले ऑप्शन को समझिएगा आप सभी। मतदान का अधिकार बिल्कुल राजनीतिक अधिकार है।
18 वर्ष उम्र होने के बाद अब मतदान कर सकते हैं। चुनाव लड़ने का अधिकार, बिल्कुल चुनाव लड़ सकते हैं आप सभी। किसी धर्म को स्वीकार करने का अधिकार, ये आपका राजनीतिक अधिकार नहीं, ये धार्मिक अधिकार है। बात समझे, राजनीतिक नहीं होगा। जबकि सरकार की आलोचना करना ये भी आपका राजनीतिक अधिकार है। तो गलती कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी वाला, कि इनमें से आपका किसी भी धर्म को स्वीकार करने का अधिकार ये राजनीतिक नहीं बल्कि धार्मिक अधिकार होगा। अगला है स्पेनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था? देखिए बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर 2026 वाला जो डीएलएड का एग्जाम होगा इसमें कैसे हम जो है कि एक सीट पक्का करें जिससे कि सरकारी कॉलेज हमको मिल जाए और कम से कम फी में हम 2 साल का कोर्स को कंप्लीट कर ले। तो देखिए आपको एक चीज़ बताते हैं, जो मेरा अनुभव है, जो हम आपको बता रहे, क्योंकि हम 2022 से लगातार आपको हम पढ़ा रहे हैं और हमको आइडिया है कि क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, आप वीडियो पिछले बार से उठा के देख लीजिएगा। आपको एक चीज़ बताते हैं कि बिहार डीएलएड में जितने भी पीवाईक्यू है, ठीक है, यानी कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन 22 से लेके 25 तक का पूरा इस पे कमांड बना लीजिए आप सभी। रिजल्ट आपका धरा हुआ है, क्योंकि 40 से 50% जो प्रश्न होता है ना वो आपका पीवाईक्यू से ही संबंधित होता है, हूबहू रिपीट किया जाता है। और एक होता है बिहार में ए स्टेट का पेपर, जो कि टीचर का पात्रता परीक्षा के लिए होता है। वो ए स्टेट का पेपर आप कंप्लीट कर लीजिएगा। बात समझे, ए स्टेट का पीवाईक्यू कंप्लीट कर लीजिएगा, क्योंकि ए स्टेट का भी एग्जाम बिहार बोर्ड ही लेता है, डीएलएड का भी एग्जाम बिहार बोर्ड ही लेता है। ठीक है, तो यहां से भी प्रश्न आपका काफी ज्यादा मिल जाएगा आपको। ठीक है, काफी ज्यादा मिल जाएगा। अगर ए स्टेट का पीवाईक्यू आपके पास नहीं है तो ठीक है, हम आपको अवेलेबल करवा देंगे इसका पीडीएफ, जाके सिर्फ आपको डाउनलोड करके इसको पढ़ना है। बात समझे, डाउनलोड करके पढ़ना है इसको, बाकी बात आपका काम हो जाएगा। लगभग 80 से 90% तक प्रश्न यहीं से बना लीजिएगा आप सभी। बात समझे, बिल्कुल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1764 में हुआ था। अब जो बात बताएं उस पर कमांड बना लीजिए, आराम से रिजल्ट ले लीजिएगा, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। बाकी बात जो सिलेबस है वो सिलेबस को प्रॉपर पढ़ते रहिए। सिलेबस तो पढ़ना ही होगा, जब तक नहीं पढ़िएगा तो कुछ भी नहीं कर पाइएगा। मतदाता सूची का परीक्षण कितने वर्ष में होता है? हर एक 5 वर्ष में मतदाता सूची का परीक्षण किया जाता है, याद रखिएगा आप सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्रों में वन का फैलाव है? तो देखिए बिहार में वन जो है लगभग 7.84% पर है, याद रखिएगा आप सभी। यानी कि पूरे क्षेत्रफल का 7.84% पर वन का फैलाव है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? तो देखिए बिहार में सबसे अधिक वर्षा जो होता है वो आपका किशनगंज में होता है, याद रखिएगा आप सभी। बात समझे, सबसे अधिक किशनगंज में। अच्छा, भारत में सबसे अधिक कहाँ होता है? मानसीराम मेघालय, या कह सकते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा वर्षा का स्थान है आपका मानसीराम मेघालय। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसको इंपॉर्टेंट करके याद रखिएगा कि भूमि जो एक या एक से कम कृषि वर्षों के लिए खेती के बिना छोड़ दी जाती है उसे डैश के रूप में जाना जाता है। तो देखिए एक या एक से कम वर्ष के लिए अगर खेती किए बिना छोड़ दिया जाए, ठीक है, तो उसे हम सभी वर्तमान प्रति खेती कहते हैं। बात समझे, वर्तमान प्रति खेती कहेंगे उसे, जो एक या एक से कम वर्ष के लिए हम बिना कृषि किए अगर छोड़ देते हैं तो। बात समझ गए। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी की सतह का कितना हिस्सा पानी से ढका हुआ है? तो देखिए पानी से ढका हुआ है लगभग 3/4 हो जाएगा, याद रखिएगा आप सभी। देखिए 29% पर आपका पानी है, सॉरी स्थल है, और 71% पर आपका पानी है, तो लगभग आपका 3/4 हो जाएगा। ठीक है, 3/4 है। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा को इंग्लैंड में क्या कहा जाता है? तो लोकसभा को इंग्लैंड में हाउस ऑफ कॉमन्स कहते हैं, याद रखिएगा आप सभी। क्या कहते हैं? हाउस ऑफ कॉमन्स के नाम से जानते हैं। और राज्यसभा को हाउस ऑफ लॉर्ड कहा जाता है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि भारतीय लोकतंत्र की कमजोरी को दूर करने का सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है? सुधारात्मक कानून का निर्माण करना, ये सबसे कह सकते हैं कि सर्वश्रेष्ठ उपाय माना गया है भारतीय लोकतंत्र की कमजोरी को दूर करने के लिए। तो सी राइट आंसर होगा, याद रहेगा प्रश्न को। बट प्रश्न को आप सिर्फ याद करते चलिए। हम आपको एक ही चीज कहते हैं कि प्रश्न को जितना याद कर सकते हैं आप सभी। अगर प्रश्न जिस दिन याद करने का क्षमता आ गया आपके पास ना, तो समझ लीजिए इस फील्ड का बादशाह आप ही रहने वाले हैं और रिजल्ट आपका धरा होगा। बस एक चीज दिमाग में गांठ मान लीजिए कि हमको प्रश्न जितना हो सकता है उतना याद करेंगे। प्रश्न याद कीजिए आप सभी, और जो प्रश्न याद करने के लिए सीख गया और प्रश्न को याद रख लिया, समझ लीजिए उससे
एक भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है पेपर में। तेलुगु स्वाभिमान का नारा किस राज्य में दिया गया था? तो ये नारा दिया गया था आंध्र प्रदेश में। अच्छा, आप बताइए तेलुगु कहाँ बोला जाता है? तेलंगाना में बोला जाता है, आंध्र प्रदेश में बोला जाता है ना। तो आराम से दिमाग लगा के बना सकते थे। कुस्तुनतुनिया का पतन किस वर्ष हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा 1453 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया का पतन हो गया था। ऑप्शन में बी राइट आंसर होगा। तुर्कों का अधिकार हो गया था यहाँ पे कुस्तुनतुनिया पर। बात समझे? तब जाके कह सकते हैं कि वास्को डी गामा ने समुद्री मार्गों का खोज किया था 1498 में। बात समझे? बिल्कुल। देखिए, आपसे को बताना चाहते हैं बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2026 के लिए एप्लीकेशन पर न्यू कोर्स लॉन्च कर दिया गया है। यहाँ पर आपको टॉपिक वाइज क्लासेस मिलेगा, जो थ्योरी क्लास चलता है। उसके बाद ऑल सब्जेक्ट का आपको ई बुक दिया जाएगा, इंपॉर्टेंट नोट्स मिलेगा, इंपॉर्टेंट पीडीएफ दिया जाएगा, प्लस में टेस्ट सीरीज भी आपको इसमें दिया जाएगा, ताकि आप अपनी तैयारी को जांच सके कि किस लेवल का आपका तैयारी हुआ है। अगर इस बार 100% सफलता चाहिए, अगर सरकारी कॉलेज का सपना देखे हुए हैं, तो आप सभी आज ही कोर्स को ज्वाइन कीजिए और तैयारी करना शुरू कर दीजिए। कम समय में बेहतर तरीके से आपसे तैयारी कर लीजिएगा और मिनिमम फी में हम आपको तैयारी करवा रहे हैं, ताकि हर बच्चे इस कोर्स को अफोर्ड कर सके और क्लास में ज्वाइन करके परफेक्ट तरीके से तैयारी कर सके। ज्वाइन कैसे करना है? एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में पिन कर दिए हैं, अन्यथा इसी एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा। सक्सेस योद्धा युवा शक्ति का ही एप्लीकेशन पे है, इसी एप्लीकेशन पे कोर्स आपको मिलेगा। तो जाइए आप सभी ज्वाइन कीजिए और तैयारी करना शुरू कर दीजिए। आप सभी, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो सभी को पता होगा कि 8,848 मीटर। किसी किसी बुक में 8,850 मीटर भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा, याद रखिएगा। देखिए, माउंट एवरेस्ट को हम सभी माउंट एवरेस्ट ही कहते हैं, और ये किसके नाम पर पड़ा था? भारत का एक महासर्वेक्षक था, उसका नाम था सर जॉर्ज एवरेस्ट। इसी के नाम पर एवरेस्ट पड़ा था और ये भारत का था। बट नेपाल में इसे सागर माथा कहा जाता है। तो क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि नेपाल में हम सभी किस नाम से जानते हैं, 1 मिनट, नेपाल में माउंट एवरेस्ट को हम सभी किस नाम से जानते हैं? तो सागर माथा कहा जाता है। इससे चीजें क्लियर हैं। अगला क्वेश्चन है कि इसमें से किसको विकसित होने में लगभग 1 वर्ष लगता है? चावल, गन्ना, मक्का, बाजरा। तो याद रखिएगा, गन्ना को विकसित होने में लगभग 1 साल का समय लगता है। अगर आपसे से पूछा जाए कि गन्ना के लिए तापमान कितना होना चाहिए, तो 20 डिग्री सेल्सियस से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस के बीच में इसको तापमान चाहिए। अगर वहीं वर्षा की बात किया जाए तो 100 से लेके 200 सेमी इसको वर्षा चाहिए। याद रखिएगा, कितना? 200 सेमी तक वर्षा चाहिए। चीजें क्लियर है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, गन्ना का सबसे अधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है? पता है आप सभी को? बिल्कुल कह सकते उत्तर प्रदेश ही करता है। यहाँ पर क्वेश्चन को समझिएगा आप सभी, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है। यहाँ जनसंख्या भारत में पूछा गया कि भारत में सबसे यहाँ अधिक नहीं, सबसे कम जनसंख्या बताइए। अधिक तो राजस्थान में है, सबसे कम यहाँ पर हो जाएगा, जो ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो सिक्किम हो जाएगा। जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक कहाँ पे है? बिहार में है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में, याद रखिएगा। गोवा में प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है, याद रखिएगा आप सभी। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में ही है। अगला है, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या थी? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। गणतंत्रात्मक व्यवस्था का पहला प्रयोग जो हुआ था, ये अमेरिका में ही हुआ था। अगला है कि इनमें से कौन सा एक राजनीतिक अधिकार है? तो देखिए, राजनीतिक अधिकार जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चुनाव लड़ने का अधिकार आपका राजनीतिक अधिकार है, याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 है कि यूकेरियोटिक कोशिकाओं से प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का सबसे प्रमुख अंतर क्या है? एक यूकेरियोटिक कोशिका होता है, एक प्रोकैरियोटिक कोशिका होता है। जैसे कि आप सभी यहाँ देखिएगा, ये क्या है? कोशिका का स्ट्रक्चर है। इसमें आपका एक न्यूक्लियस होता है, जिसे हम सभी केंद्रक कहते हैं, और इसे कोशिका का दिमाग कहा जाता है या नियंत्रक केंद्र कहा जाता है इसको। इसी में आपका माइटोकॉन्ड्रिया होता है, जिसे पावर हाउस कहते हैं, जो एटीपी के रूप में ऊर्जा संग्रहित करके रखता है, आवश्यकता पड़ने पर रिलीज कर देता है, इसलिए इसे ऊर्जागृही भी कहते हैं। इसी में आपका लाइसोसोम पाया जाता है, जिसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है। अगर कोशिका का कोई भाग काम नहीं कर रहा है तो वो उसको नष्ट कर देता है या खुद ही फट जाता है।
इसी में आपका अंतःपरद्रव्यीय जालिका पाया जाता है। एक चिकनी होता है, एक खुरदरी होता है। जो खुरदरी होता है उस पर राइबोसोम पाया जाता है जो प्रोटीन का संश्लेषण करता है। याद रखिएगा आप सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में डी हो जाएगा कि डीएनए के चारों ओर नाभिकीय आवरण का अभाव और झिल्ली से संबंधित जीवों की अनुपस्थिति होता है। इसी कारण से यूकेरियोटिक कोशिका और प्रोकैरियोटिक कोशिका में अंतर होता है। देखिए यूकेरियोटिक कोशिका में क्या होता है, कोशिका के चारों ओर एक झिल्ली पाई जाती है, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका के चारों ओर झिल्ली नहीं होती है। तो कोशिका के चारों ओर झिल्ली किसमें पाई जाती है, यूकेरियोटिक कोशिका में, ना कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में। यहीं से एक फैक्ट याद रखिएगा जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि यूकेरियोटिक कोशिकाएं एक कोशिकीय तथा बहुकोशिकीय दोनों होता है। यूकेरियोटिक एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय दोनों होता है, जबकि प्रोकैरियोटिक जो होता है ये एक कोशिकीय ही होता है सिर्फ। याद रखिएगा आपसे भी ये दोनों फैक्ट को क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला है दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग करते हैं। तो देखिए दाढ़ी बनाने में हम सभी अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। गाड़ी के हेडलाइट में जो आगे वाला जो बल्ब होता है वहां पर आपका अवतल दर्पण ही लगा रहता है, जबकि ड्राइवर के पास जो साइड मिरर आता है उसमें उत्तल दर्पण होता है। देखिए अवतल दर्पण क्या करता है, जो छोटा चीज है उसको बड़ा करके दिखाता है। याद रखिएगा, इसीलिए देखिएगा डॉक्टर भी यूज जो करता है वो अवतल दर्पण वाला टॉर्च का यूज करता है। वहीं पर आपका उत्तल दर्पण जो होता है ये बड़ा चीज को छोटा करके दिखाता है। इसीलिए देखिएगा जो आपका कार जो होता है, कार के साइड में आपका उत्तल दर्पण लगा रहता है ताकि दूर का चीजें जो बड़ा बड़ा है वो छोटा होकर एक जगह हमको दिखाई दे। निम्न में से कौन सा संबंध सत्य होगा। तो इसमें संबंध सत्य की बात किया गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा। सबसे पहले ये आपको पता होना चाहिए कि भी बराबर क्या होता है। आप सबको पता है कि भी समानुपाती आई होता है। तो यहाँ पर भी बराबर हो जाएगा आई बटा आर हो जाएगा। यहाँ पर भी क्या है, विभवांतर है, आई क्या है, विद्युत धारा है, और आर क्या है, चालक का प्रतिरोध हो जाएगा। तो इसका सूत्र सही ऑप्शन नंबर सी वाला होगा। याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि निम्न में से कौन सी प्रजाति भारत की मधुमक्खी की प्रजाति नहीं है, या भारतीय मधुमक्खी की प्रजाति की बात किया गया है। तो एपिस मेलिफेरा जो है ये भारत की मधुमक्खी प्रजाति नहीं है, जबकि ये सभी आपका भारत की मधुमक्खी की प्रजाति है। अगला क्वेश्चन है कि सबसे प्रचुर मात्रा में कोशिकीय सूक्ष्म जीव हैं। तो देखिए सबसे प्रचुर मात्रा में जो आपका सूक्ष्म जीव जो पाए जाते हैं वो बैक्टीरिया पाए जाते हैं। याद रखिएगा आप सभी, जिससे हम सभी क्या कहते हैं, जीवाणु कहते हैं। बात समझे आप सभी। तो हैजा जो होता है ये जीवाणु के कारण हो जाता है, टाइफाइड भी जीवाणु के कारण होते हैं। अगला है कि मानव अस्तित्व को बनाए रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण हवा कौन सी है। तो देखिए मानव को क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए ना, बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। मानव के शरीर में सबसे अधिक मात्रा में क्या है, ऑक्सीजन है। याद रखिएगा आप सभी। अगर यही क्वेश्चन पूछा जाए कि वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में क्या है, तो नाइट्रोजन वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में है 78%। वायुमंडल में ऑक्सीजन कितना है, तो ऑक्सीजन 21% के अप्रॉक्स में है। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। याद रखिएगा आप सभी। जबकि मानव शरीर में बात किया जाए तो ऑक्सीजन सबसे अधिक मात्रा में है। अगला है लाइम जल है। लाइम जल है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, लाइम जल को हम सभी चूना जल के नाम से जानते हैं। इसका सूत्र होता है CaOH हॉल 2 होता है। याद रखिएगा आप सभी। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। देखिए जब आपका चूना जो होता है CaO जो होता है ये आपका जल के साथ अभिक्रिया करता है, H2 के साथ अभिक्रिया करता है, तब ये आपका CaOH2 का निर्माण करता है, यानी कि चूना जल का निर्माण करता है। याद रखिएगा ऑप्शन में बी करेक्ट आंसर होगा। अगला है बड़ी जी का मान लगभग होता है। देखिए छोटी जी का मान 9.8 होता है। याद रखिएगा आप सभी। जबकि बड़ी जी का मान की बात किया जाए तो ऑप्शन में एक करेक्ट आंसर होगा, 3 नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर होता है। याद रखिएगा ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा। एग्जैक्ट मान याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है। ये बड़ी जी का मान है और ये आपका छोटी जी का मान है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्लोरोप्लास्ट थाइलाकोइडस किस रूप में होते हैं। तो ये आपका आपस में जुड़ी एक थैली के रूप में होते हैं। याद रखिएगा आप सभी, आपस में जुड़ी एक थैली के रूप में होते हैं। और ये प्रश्न बिहार डीएलएड में 2022 में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, कैथोड किरणें होती हैं। तो देखिए कैथोड किरणें की अगर बात किया जाए तो राइट आंसर ऑप्शन में से हो जाएगा, ये ऋण आवेशित होती है कैथोड किरणें। जबकि अगर एनोड किरणें की बात किया जाए ना तो वह आपका धन आवेशित होता है एनोड किरणें। याद रखिएगा अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि एनोड किरणें जो होता है वो किस प्रकार का होता है, धन आवेशित होता है। याद रखिएगा आप सभी। बात समझे। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, चाल
समय ग्राफ के ढाल से प्राप्त होता है। ये प्रश्न आपका 2022 में भी पूछा गया था, 2023 में भी पूछा गया और 2024 में भी ये प्रश्न पूछा गया है। तो आगे भी ये प्रश्न आपका आने की संभावना है। तो त्वरण से किया जाता है, ऑप्शन में डी राइट आंसर होगा। ध्यान दीजिएगा, आप सभी बात समझिए। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि 6V बैटरी से गुजरने वाली हर एक कूलाम आवेश को कितनी ऊर्जा दी जाती है। देखिए, इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपको हम बताते हैं कि देखिए यहाँ पर आप सभी से ऊर्जा पूछा गया है ना, तो W बराबर हो जाएगा V इंटू हो जाएगा आपका कूलाम हो जाएगा। याद रखिएगा आप सभी बात समझे। तो यहाँ पर देखिएगा V का मान कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है। कूलाम कुछ नहीं तो x मान लेते हैं या 1 मान लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, तो 6 गुना 1 करेंगे तो क्या होगा, 1 ही होगा। तो 6 जूल यहाँ करेक्ट आंसर होगा। बात समझ गए। 1 कूलाम यहाँ पर दिया हुआ है जी, 1 कूलाम दिया हुआ है, यहाँ पे 1 कूलाम दिया हुआ है। तो कुछ मानने का आवश्यकता ही नहीं था, 6 गुना 1 करते आपका 6 जूल हो जाता। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि तरल में प्रभावित, अगला है कि तरल में प्रभाव का गुण अद्वितीय होता है। तो तरल में प्रभाव के संबंध में कौन सा कथन सत्य होगा। तो तरल में प्रभाव के बारे में यहाँ सत्य कथन बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। याद रखिएगा कि द्रव और गैस तरल की तरह व्यवहार करता है। जो द्रव होता है और गैस होता है ना, ये तरल की तरह व्यवहार करता है। जैसे कि गैस जो होता है, आप सभी देखिएगा जो लिक्विड गैस होता है वो भी तरल की तरह व्यवहार करता है, हालांकि उड़ाने के बाद उड़ने लगता है। और द्रव भी आपका तरल की तरह ही व्यवहार करता है। तो ऑप्शन में डी राइट आंसर होगा। चिपको आंदोलन का नेतृत्व सर्वप्रथम किसने किया था। देखिए, चिपको आंदोलन का नेतृत्व सुंदरलाल बहुगुणा ने किया था और ये वृक्ष को बचाने से संबंधित आंदोलन था। तो ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट VVI प्रश्न है, ये प्रश्न हर एग्जाम में पूछ ही लिया जाता है। 5 जून इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। एग्जैक्ट डाटा को याद रखिएगा। पोलियो उत्पन्न करने वाला जीवाणु कौन सा है। देखिए, पोलियो उत्पन्न करने वाला जीवाणु है सिंगल स्टैंडर्ड RNA वायरस। याद रखिएगा, सिंगल स्टैंडर्ड RNA वायरस इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। और ये ज़्यादातर शिकार जो होता है 0 से लेकर 5 वर्ष तक के जो बच्चे होते हैं ना, उसमें ज़्यादातर इससे आपका कह सकते हैं प्रभावित होता है। बात समझे, पोलियो से। तो इसीलिए देखिएगा बच्चे में पोलियो का टीका लगाया जाता है ना। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से धातुओं को गहने बनाने में प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, गहने बनाने में प्रयोग हम सिर्फ सोना का भी प्रयोग करते हैं। सोना सबसे तन्य धातु होता है, इसको जितना पतला कर सकते हैं। चांदी का भी प्रयोग होता है और प्लेटिनियम का भी प्रयोग होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्लेटिनियम को हम सभी व्हाइट सोना के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा, या व्हाइट हीरा भी इसे कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, प्लेटिनियम क्या होता है, एकदम व्हाइट होता है। निम्नलिखित में से कौन F2 पीढ़ी में संकर रूपी एक संकरी संकरण के अनुपात में है। तो देखिए, F2 की यहाँ पर बात किया जाए ना, F2 पीढ़ी में जो होता है, तो ध्यान से सुनिएगा, F2 पीढ़ी में फेनोटाइप का आपका मोनोहाइब्रिड का अनुपात होता है। याद रखिएगा, फेनोटाइप मोनोहाइब्रिड का अनुपात 3:1 में होता है। और वहीं पर आपका जेनोटाइप की बात किया जाए तो उसमें जेनोटाइप में 1:2:1 में होता है। तो इसका यहाँ पर ऑप्शन में बी हो जाएगा, F2 में 3:1 में होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हिंदी से प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्णिक छंद के बारे में बताना है। यहाँ पर देखिएगा दिया हुआ है कि आए प्रजाधीप निकेतन पास उधो पूरा प्रसार करती करुणा जहाँ थी। तो इसमें कौन सा आपका वर्णिक छंद होगा। तो राइट आंसर होगा इसमें वंश तालिका वर्णिक छंद होगा। याद रखिएगा आप सभी, कौन सा हो जाएगा, वंश तालिका वर्णिक छंद होगा इसमें। और वंश तालिका की बात किया जाए ना, तो इसके प्रत्येक चरण में 14 वर्ण होते हैं। याद रखिएगा आप सभी, कितने वर्ण होते हैं वंश तालिका में, प्रत्येक चरण में 14 वर्ण होते हैं। इसमें आपका तगन, भगन, जगन और अंत में 2 गुरु वर्ण होता है, किसमें, वंश तालिका में होता है। अगला है अमृत का पर्यायवाची है। तो अमृत का पर्यायवाची अमी होता है। याद रखिएगा आप सभी, क्या होता है, या अमीय इसको कह सकते हैं, अमीय कह सकते हैं। इसके अलावा पीयूष भी होता है, सुधा भी होता है, शुभा भी होता है। तो याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, मैंने पुस्तक पढ़ी, इनमें कौन सा वाच्य होगा। तो यहाँ पर देखिएगा कर्ता प्रधानता आपको देखने के लिए मिलेगा कि मैंने पुस्तक पढ़ी है, किसने, मैंने पुस्तक पढ़ी है। तो यहाँ पर कर्तृवाच्य होगा। याद रखिएगा, कर्मवाच्य नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ना खुदा ही मिला ना विशाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे,
इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर देखिएगा विरोध प्रकट किया जा रहा है। ना खुदा ही मिला, ना विशाले सनम, ना इधर का रहा, ना उधर का रहा। इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो इसमें आपका विरोधाभास अलंकार होगा। आपको बताएं कि जहां विरोध प्रकट किया जाए तो वहां विरोधाभास अलंकार ही होता है। अगला है अब तो सूर्य भी सिर पर आ गया। इस वाक्य में शब्द शक्ति क्या होगा? तो यहाँ पर देखिएगा व्यंग कसा जा रहा है कि अब तो सूर्य कहाँ आ गया है? सिर पर आ गया है। तो क्या किया जा रहा है? व्यंग कसा जा रहा है। और जहां पर व्यंग कसा जाए वहां पर आपका व्यंजना शब्द शक्ति होता है। याद रखिएगा आप सभी, कौन सा होता है? व्यंजना शब्द शक्ति होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रस्तुत पंक्ति में आपको अलंकार बताना है। उदित उदयाचल, मंच पर रघुबर बालपन, विकसे संत साजे सब हर्षे लोचन मृग। इसमें कौन सा अलंकार होगा? तो एग्जैक्ट को याद रखिएगा, इसमें आपका रूपक अलंकार होगा। याद रखिएगा कौन सा अलंकार होगा? रूपक अलंकार। रूपक अलंकार में क्या बताया है कि किसी के अगर समान बता दिया जाए, समझ लीजिए, या रूपी शब्द देखने के लिए मिल जाए, वहां रूपक अलंकार होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि माया महा ठगने हम जाने, तीर गुण फांस लिए कर डोले, बाली मधुर बानी। इसमें कौन सा अलंकार होगा? तो इसमें देखिए सलेस अलंकार है। देखिए सलेस अलंकार में क्या बताए थे कि जहां एक ही शब्द का दो या दो से अधिक अर्थ निकले, तो यहाँ जो आप सभी तीर गुण देख रहे हैं, इसका दो अर्थ निकलता है। याद रखिएगा आप सभी, एक होता है तीन गुण तत्व होता है। याद रखिएगा, तीर गुण का अर्थ तीन गुण तत्व होता है, और इसी का अर्थ तीन धागे वाला रस्सी भी होता है। याद रखिएगा आप सभी, तो तीर गुण का अर्थ तीन धागे वाला रस्सी भी होता है। अगला क्वेश्चन देखिए कि इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? देखिए ऑप्शन नंबर डी वाला वाक्य जो है ये आपका अशुद्ध है। ये सभी आपका शुद्ध है कि किसान के खेत में जंगली जानवर आए हैं, ये आ गए, ये सही है। यहाँ गाय ताज़ा दूध मिलती है, सॉरी, यहाँ गाय का ताज़ा दूध मिलती है, ये भी सही है। वह हाथी पागल हो गया, ये भी सही है। गलत क्या है? ऑप्शन नंबर डी कि खरगोश को काट कर गाजर खिलाओ, ये गलत है। ध्यान दीजिएगा आप सभी, सही क्या होगा कि खरगोश को गाजर काटकर खिलाओ, ना कि काटकर गाजर खिलाओ। तो यहाँ पर पहले क्या होता कि खरगोश को गाजर काटकर खिलाओ, तो गाजर के बाद काटकर आता तब सही उच्चारण होता है इसका। अगला है कि पो फटना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो पो फटना मुहावरे का अर्थ होता है प्रातः काल होना, यश कह सकते हैं सुबह का समय होना। अगला क्वेश्चन देखिए कि वज्र योद्ध में कौन सा समास है? तो देखिए इसमें जो है आपका बहुब्रीहि समास होगा, और इसमें आपका तत्पुरुष समास भी हो सकता है। याद रखिएगा, तो ऑप्शन तत्पुरुष नहीं दिया हुआ है, तो बहुब्रीहि समास यहाँ टिक कर सकते थे आप। अगला क्वेश्चन है कि थके नयन रघुपति, छवि देखे पलक नन्ही, परिहरे निमेष में कौन सा रस का उदाहरण है इसमें? तो यहाँ पर रस बताना है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें आपका श्रृंगार रस हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर होगा। अगला है कि उसका कुत्ता अत्यंत आज्ञाकारी है, रेखांकित शब्द का पदबंध आपको बताना है। तो इसमें जो आपका रेखांकित शब्द है वह अत्यंत आपका रेखांकित शब्द हो जाएगा, तो इसमें आपको पदबंध बताना है। तो देखिए यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि उसका कुत्ता अत्यंत ही आज्ञाकारी है, तो विशेषता क्या है कि वह अत्यंत आज्ञाकारी है। याद रखिएगा, तो यह आपका विशेषण पदबंध होगा। जहाँ पर विशेषता बताया जाता है वहाँ विशेषण पदबंध होता है। पक्षी उड़ रहे हैं किस काल का उदाहरण है? तो पक्षी अभी उड़ ही रहे हैं, तो ये आपका वर्तमान काल हो जाएगा। याद रखिएगा, पक्षी उड़ेगा भविष्य काल का होगा, पक्षी उड़ा था भूतकाल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि नित्य हो नहाता क्षीर सिंधु में कलांधर है, सुंदर तवानन। इसको कीजिएगा आप सभी, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है। तवानन की क्षमता की इच्छा से, इसमें कौन सा अलंकार होगा? तो इसमें आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा कि सुषम सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन, आहा, इसमें कौन सा अलंकार होगा? तो इसमें आपका रूपक अलंकार होगा। ध्यान दीजिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है? तो स्वर संधि का उदाहरण इसमें हो जाएगा रत्नाकर, जो है ये स्वर संधि का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है कि किस अलंकार में एक ही शब्द के अनेक अर्थों का बोध कराता है? तो देखिए यमक अलंकार में एक ही शब्द के अलग अर्थ होते हैं, जैसे कह सकते कनक, कनक का अर्थ सोना भी होता है, धतूरा भी होता है, तो वहाँ यमक अलंकार होता है। छंद के कितने अंग होते हैं? तो छंद के कुल 9 अंग होते हैं। याद रखिएगा आप सभी। आइए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि समासिक शब्दों के संबंध को स्पष्ट करना क्या कहलाता है?
तो समासिक शब्दों के संबंध को स्पष्ट करना समास विग्रह ही इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? समास विग्रह। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रत्येक का संधि विच्छेद क्या होगा? देखिए, प्रत्येक का संधि विच्छेद होता है आपका प्रति प्लस एक होता है, याद रखिएगा। प्रति एक उपसर्ग शब्द है, तो प्रति प्लस एक इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि राज्यसभा को किस अनुच्छेद के अनुसार विशेष शक्तियां प्राप्त है? तो देखिए, विशेष शक्तियां राज्यसभा को अनुच्छेद 249 के तहत दिया गया है, तो ऑप्शन में डी राइट आंसर होगा। चलिए, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन समानता के अधिकार में शामिल नहीं है? देखिए, यहाँ पर समानता के अधिकार की बात किया गया है। देखिए, कानून के समक्ष समानता यह अधिकार है। असमानता का उन्मूलन ये भी है। असमानता का उन्मूलन या कह सकते छुआछूत का उन्मूलन किया गया ये भी है। रोजगार के अवसर के लिए समानता ये भी दिया गया। आर्थिक बराबरी ये नहीं है, याद रखेंगे आप सभी, आर्थिक बराबरी नहीं है। आपके पास कुल मौलिक अधिकार कितना है? 6 मौलिक अधिकार है, याद रखिएगा आप सभी, 6 मौलिक अधिकार। पहले 7 था, हटाया गया, संपत्ति के अधिकार को हटाया गया है। बात समझ गए आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा एक राजनीतिक अधिकार नहीं है? देखिए, मतदान का अधिकार राजनीतिक अधिकार है। चुनाव लड़ने का अधिकार राजनीतिक अधिकार है। किसी धर्म को स्वीकार करने का अधिकार ये राजनीतिक अधिकार नहीं है। सरकार की आलोचना का अधिकार राजनीतिक है। किसी धर्म को स्वीकार करना या नहीं करना ये राजनीतिक अधिकार नहीं है, धार्मिक अधिकार होगा। तो ऑप्शन में सी राइट आंसर हो जाएगा। और धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लेख जो है ये किस अनुच्छेद में किया गया है? धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लेख अनुच्छेद 25 में किया गया है। इसके तहत कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को अपना सकता है। निम्नलिखित में से भारत के लिए कौन सा कथन सही है? यहाँ धार्मिक स्वतंत्रता का अभाव है, यहाँ धर्म की प्रधानता है, यहाँ धर्मनिरपेक्ष का सिद्धांत है, यहाँ धार्मिक सौहार्द का अभाव है। देखिए, यहाँ पर धर्मनिरपेक्ष का सिद्धांत है, कोई भी धर्म को प्राथमिकता नहीं दिया जाता, सब धर्म समान है भारत में, तो यहाँ पर राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला है, सामाजिक विभेद का एक अच्छा परिणाम क्या है? पहला ऑप्शन है कि नारी को सशक्त बनाना, नहीं ये नहीं हो जाएगा। लोकतंत्र को सशक्त बनाना, ये आपका बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। सामाजिक विभेद का एक अच्छा परिणाम है लोकतंत्र को सशक्त बनाना। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा संघीय राज्य की विशेषता नहीं है? देखिए, लिखित संविधान है, बिल्कुल संविधान लिखित है। यहाँ पर शक्तियों का विभाजन अलग अलग क्षेत्र में किया गया है। पता है कि सबको अलग अलग शक्ति दिया गया है। एकरी शासन व्यवस्था है, नहीं एकरी शासन व्यवस्था यहाँ पर नहीं। एक ही शासन नहीं कर रहा है भारत में, कर रहा है नहीं, प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, संसद है, सबका शासन है ना, बिल्कुल है। यहाँ पर एकल नागरिकता भले है कि एक ही नागरिकता लेना होगा भारत का, ना कि किसी राज्य का। सर्वोच्च न्यायालय, ये सभी सही है। ऑप्शन में सी गलत हो जाएगा। अगला है कि राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है, किस तारीख से? सबसे पहले राष्ट्रपति का उल्लेख अनुच्छेद 52 में किया गया है। और राष्ट्रपति पद का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 56 में पद का उल्लेख किया गया है। और पद में जो उल्लेख किया गया है, क्या किया गया है कि जिस दिन से वह पद ग्रहण करेगा, यानी कि शपथ लेगा उस दिन से, तो अपने पद ग्रहण के दिन से ये 5 साल तक रहेगा। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है अनुच्छेद 61 के तहत, अगर किसी भी चीज़ का ये कह सकते हैं कि दोहन करता है तो। अगला है कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO की स्थापना कब किया गया था? इंपॉर्टेंट है, 1951 में किया गया था। डेट ही पूछा जाता है। राष्ट्रीय आय क्या होती है? तो राइट आंसर ऑप्शन में भी हो जाएगा, उत्पादन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पादन ही राष्ट्रीय आय होता है, नेशनल इनकम। अगला क्वेश्चन है कि भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमानित होती है? तो देखिए, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा ही भारत की राष्ट्रीय आय को अनुमानित किया जाता है। अगला है कि किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? गोवा की। अगला है, तत्व मैग्नीशियम सल्फर के साथ अभिक्रिया करके कौन सा बंध बनाता है? तो तत्व जो है मैग्नीशियम और सल्फर के साथ अभिक्रिया करके आपका आयनिक बंध बनाता है। ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा। अच्छा, यहाँ मैग्नीशियम का जो आपका प्रतीक चिन्ह क्या है? Mg है, याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से संयोजित टीका जो बच्चों को डिप्थीरिया, काली खांसी, टेटनस को सुरक्षा प्रदान करने के लिए करता है? तो राइट आंसर होगा DTP का टीका लगाया जाता है। ऑप्शन में ए इसका करेक्ट आंसर होगा। और BCG का टीका नवजात शिशु को दिया जाता है। और आपका TAB टीका जो दिया जाता है ये टाफाइड क्षेत्र में दिया जाता है, TAB का टीका। और HIV तो आपको पता है कि एड्स रोग से संबंधित है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन अनवनीकरणीय ऊर्जा स्रोत है? देखिए, अनवनीकरणीय ऊर्जा स्रोत की बात किया जाए तो कोयला एक आपका अनवनीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक भ्रूण के बाह्य त्वचा
एकोडर्म से उत्पन्न होता है। तो क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर ऑप्शन में भी हो जाएगा तंत्रिका उत्तक, ध्यान दीजिएगा बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि MSCS 1407 जो एक अधिक उपज देने वाली कोटि मुक्त प्रजाति है, ये किसका एक प्रजाति है? तो सोयाबीन का एक प्रजाति है। ऑप्शन में सी राइट आंसर होगा। सोयाबीन का सबसे ज़्यादा उत्पादन जो करता है मध्य प्रदेश में करता है और सोयाबीन में प्रोटीन सबसे अधिक होता है। किंगडम प्लांटी में शामिल है, तो देखिए किंगडम प्लांटी में जो शामिल होता है ये सभी होता है सेवाल, ब्रायोफेटा, टेरिडोफेटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म होता है। तो ऑप्शन में डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि पहाड़ी क्षेत्र में मृदा अपरदन रोकने के लिए किस विधि को अपनाया जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएगा शोषण कृषि विधि का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए पर्याय किस पदार्थ की छड़ का उपयोग होता है? तो देखिए विद्युत चुंबक बनाने के लिए जो हमसे उपयोग करते हैं वो नर्म लोहा का उपयोग करते हैं, ये भी याद रखिएगा, सी करेक्ट आंसर होगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा त्वरण का मात्रक नहीं हो सकता? तो देखिए त्वरण का मात्रक जो नहीं हो सकता है ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर होगा। किलोमीटर प्रति सेकेंड जो है ये त्वरण का मात्रक नहीं हो सकता है, जबकि किलोमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर से सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर और मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? तो देखिए ऑक्जेलिक अम्ल जो है ये आपका टमाटर में होता है, संतरा में सैट्रिक अम्ल पाया जाता है। अगला है प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में सी, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फास्फोलिपिड की बनी होती है, ध्यान दीजिएगा आप सभी। अगला है अपलक नवनील नयन विशाल में कौन सा अलंकार है? यहाँ पर जो आप अपलव नव जो देख रहे हैं, नव का अर्थ क्या होता है? आकाश होता है, और इसका वर्णन जो किया गया है विशाल नयन के रूप में किया जा रहा है। तो जहाँ पर भी किसी के रूप में अगर किसी भी चीज़ को बताया जाता है तो वहाँ क्या होता है? रूपक अलंकार होता है, आपको पता है। तो ऑप्शन में डी इसका राइट आंसर होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है कि ग्रामगत में कौन सा समास है? तो देखिए ग्रामगत में तत्पुरुष समास है, याद रखिएगा। देखिए इसका जो समास विग्रह होगा ग्राम, ग्राम को गया होगा, ग्राम को गया, तो जो को कारक विभक्ति है ये तत्पुरुष समास का है। इसको डायरेक्ट एग्जैक्ट याद रखिएगा आप सभी, अन्यथा कन्फ्यूजन कर जाइएगा। वह पहले से बहुत तेज दौड़ता है, रेखांकित पदबंध कौन सा होगा? यहाँ पर रेखांकित पदबंध जो है बहुत तेज दौड़ना, इसमें कौन सा पदबंध होगा? तो इसमें आपका क्रिया विशेषण पदबंध होगा, क्योंकि यहाँ पर क्रिया किया जा रहा है कि वो बहुत तेज दौड़ रहा है। तो तेज दौड़ना क्या है? एक क्रिया है, तो याद रखिएगा क्रिया पदबंध होगा। अगला है जी चुराना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? काम से भागना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर होगा, काम से भागना। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? अगला है कि इनमें से कौन सा वाक्य आपका एक अशुद्ध है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट आंसर होगा। दूध में कौन गिर गया, ये आपका अशुद्ध वाक्य है। शुद्ध क्या हो गया? दूध में क्या गिर गया सही होगा, तो कौन नहीं, यहाँ पर क्या होगा, ध्यान दीजिएगा कि दूध में क्या गिर गया। बाकी बात ये सभी सही है आपका। तुझे क्या चाहिए? तुम तो अपना काम करो, राजू और उसका पुत्र चला गया। अगला है दही बड़ा में कौन सा समास है? देखिए दही बड़ा में जो है आपका ये आपका मध्यपोली क्रमधारय समास होगा। ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा। डायरेक्ट एग्जैक्ट याद रखिएगा प्रश्न को आप सभी। अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन देखिए अलंकार से क्वेश्चन दिया गया है कि पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोक से, मानो झूम रहे हो तरु भी मंद पवन की झोंक से। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर देखिए एक शब्द देखने के लिए मिलेगा आपको, मानो शब्द। इसमें कौन सा अलंकार होगा? उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा अलंकार में ही मानो हो गया, जनु हो गया, जनु देखने के लिए मिलता है। अगला है आम के आम गुठलियों के दाम, लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? आम के आम गुठलियों के दाम, दोहरा लाभ और दोगुना फायदा, दोहरा लाभ और दोगुना फायदा, दोहरा लाभ और दोगुना फायदा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि शाब्दिक अलंकार या शब्द अलंकार, शब्द अलंकार के कितने भेद होते हैं? तो शाब्दिक या शब्द अलंकार के 3 भेद होते हैं, याद रखिएगा आप सभी। 3 भेद होते हैं। पहला होता है अनुप्रास अलंकार होता है। कौन सा अलंकार? अनुप्रास अलंकार। उसके बाद दूसरा होता है यमक अलंकार होता है, और तीसरा होता है आपका श्लेष अलंकार होता है, ध्यान दीजिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है कि परमात्मा में कौन सी संधि है?
देखिए परमात्मा में आपका जो संधि है वो आपका दीर्घ संधि, ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा। इसका संधि विच्छेद क्या होगा? परम धन आत्मा होगा, याद रखिएगा। परम धन आत्मा से परमात्मा बनता है। और यहाँ जो देख रहे हैं आ और आ से मिलकर जो आ बना हुआ है ये आपका दीर्घ संधि में ही होता है। ओ और आ से मिलकर जो आ बनता है ये आपका किस में होता है? दीर्घ संधि में ही होता है। अगला है औषधि शब्द है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तत्सम शब्द है, याद रखिएगा। तत्सम जो संस्कृत का शब्द है, तद्भव जो बदला हुआ रूप है संस्कृत का, तो औषधि तत्सम शब्द है। अगला प्रश्न देखिए, रहमान पानी रखे बिन पानी सब सुन, पानी गए ना उबरे मोती मानुष चुन। अगर किसी भी चीज़ का पानी चल जाता है, या कह सकते हैं कि चूना बिना पानी का कोई काम का नहीं है। अगर मोती का पानी अगर चल जाए यानी कि रंग चल जाए तो कोई काम का नहीं होगा। और पुरुष का अगर, या कह सकते हैं कि आदमी का अगर इज्जत चल जाए तो वो कोई काम का नहीं होगा। तो इसमें यहाँ पर शब्द शक्ति पूछा गया आप सभी से, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा? शब्द शक्ति दोनों गलत है। इसमें आपका व्यंजना शब्द शक्ति होगा, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन में डी राइट आंसर होगा। तो चलिए आज के